नमस्कार। आज सुनिएगा प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी प्रायश्चित। दफ्तर में ज़रा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपड़ासी की हाजिरी 24 घंटे की। वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवेज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपड़ासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यवानित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे। बात ये थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिस जग देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वहीं मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा है। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगारी पड़ गई, जो आज 20 वर्ष के बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हतभाग, आज वह पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं हैं जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी है कि ज़रा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कोड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलूफ
लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़का कर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं? सुबोध, अजी मेरी ना पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ ही में ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे, फ्रांस में भी खूब चयन किया। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहाँ से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन दफ्तर में मटरगश्त करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गए। क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय पर बर्छियाँ सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये बसरे में कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोले, कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुरख रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक्य आतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही है, अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा मातहतों से मित्रों का सव्यवहार बर्ताव किया। हम और आज दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा और अफसरी कैसी? हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपड़ासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिला है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी ज़बान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंस कर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर
5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नियति बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को बुलाकर बोले, बाबूजी भीतर है। चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। ज़रा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों की नीयतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी सा हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की, यहाँ एक एक कागज़ लाखों का है। ये कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज़ों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ़ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें। आपकी मेज़ पर रुपए पैसे और सरकारी कागज़ पत्र बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किस वक्त किसकी नियति बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं। जब दरवाजे बंद कर दिए, सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज़ पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए हैं। रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार, हजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदार के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज़ उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ये नोट कहाँ गए? अभी तो यहीं मैंने रख दिए थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में ज़रा ज़रा धड़कन होने लगी।
सारी मेज के कागज़ छान डाले, पुलिंदो का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपड़ासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला यह भी बोलने की बात है। और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता ज़रा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों। यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छी! तुम दफ्तर में आकर मदारीलाल से तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले, आपने मेरी मेज़ पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारीलाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज़ पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फ़ाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाज़ा बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारीलाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज़ पर खूब देख लिया है? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज़, अलमारियाँ, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई शुबा न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फाक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज़ भी गायब न हुई। मैं आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर शूदनी थी, ख्याल न रहा। ज़रूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपड़ासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे ही से झांक कर चले आए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो अंदर कदम भी रखा हो। मदारीलाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता? सुबोध के कान में, बैंक में कुछ रुपए हों तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुणा स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ जाएं। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातः चपड़ासी ने मदारीलाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपड़ासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर,
बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी तेज सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी इतने दिन हुए आए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की। दिल दरियाव था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आँख फूलकर गुलर हो गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी? जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दारोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है, नहीं तो अब तक तहलका मच जाता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे, बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? तुमने कुछ क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं, मगर इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ के पड़े थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतज़ाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा ना कि अभी लाश की डॉक्टरी होगी। मुद्दा अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे? जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुँचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें, और सबके बयान तो लिख लिए हैं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुबा होता था, पर इस बयान से उसका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज़ ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर शुबा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। उन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को
उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका ये फल होगा। वे केवल सुबोध की जांच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा ना थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वो मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज़ फंसी हुई जान पड़ी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज़ की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात ही न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इन नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समाई, मैं नसीबों जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रभाव को न रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता ज़रूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है यह किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका ये हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है? किससे अपना दुख कहें? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे, मैं ही वह दुष्ट, वह अधम, वह पापी हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो, पर जुबान ना खुली। इस दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वो ज़मीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। आरती जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुकाम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी। मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका, अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर
कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठों बात पूछने न आए कि ज़रा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चे से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही कम है, अब मैं आपको और ज़ेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक ऋणी नहीं हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रूख की भी छां तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा है। 10-12 हज़ार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है। जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। तो उन खेती में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो। और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी? और दूसरा है ही कौन? तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ न सोचूंगा और न कोई उज़्र सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज़्र न सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।